मित्रों, आज हम चौथा पाठ देश के नाम संदेश देखेंगे। यह पत्र है। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे देश के लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे यह नहीं सोचते कि एक सार्वभौम स्वाधीन देश के नागरिक होने के कारण उनके भी कुछ कर्तव्य है। इस पाठ में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इनमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी है। तो इस पाठ में पत्र के द्वारा माध्यम से देशाभिमान, देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, यह अब्दुल कलाम जी ने बताया है। तो हम देखते हैं। मातृसाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, तहसील यानी तालुको भाबर, जिला बनासकाठा, दिनांक 24 दिसंबर 2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ कुछ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित यानी भेजना, प्रेषित करना यानी कि भेजना। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? तो डॉक्टर कलाम संदेश की शुरुआत करते ही पूछते हैं कि क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ, तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी, मर्जी यानी इच्छा आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। निकम्मी यानी बेकार, जो किसी काम का न हो। शब्द समूह के लिए एक शब्द में भी पूछा जा सकता है। निकम्मी यानी जो किसी काम की न हो, निकम्मी, बेकार। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। हमारे जो कानून हैं वह कैसे पड़ गए हैं? पुराने यानी जूना। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठा रही। आप कहते हैं कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है। मजाक यानी हंसी पात्र। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। मंजिल यानी लक्ष्य दे। तो हम इस तरह की बातें करते हैं और हमारे देश को हम कोसते हैं। तो आगे हम देखते हैं। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इसके बारे में क्या किया? तो यहाँ अब्दुल कलाम जी कहते हैं, इस तरह हम देश को कोसते ही रहते हैं और कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, लेकिन हमने इसके बारे में कुछ किया है? न किया है। फिर राष्ट्रपति ने कहा,
मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है। मान लो एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है? सिंगापुर। उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शकल भी दे दीजिए। उसे अपना नाम पता दे दीजिए और शकल यानी चेहरा भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। आप दुनिया के, जो सिंगापुर में आया है, वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में भी खाते भी नहीं हैं। तो सिंगापुर में आप जाए तो सिगरेट का एक भी टुकड़ा यहाँ वहाँ आप नहीं, सड़कों पर नहीं फेंक सकते और स्टोर में खा भी नहीं सकते हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रस महसूस होता है। रस महसूस होना यानी ईर्ष्या होना। यहाँ मुहावरा आता है, रस महसूस होना यानी ईर्ष्या करना। ईर्ष्या महसूस यानी अनुभव, ईर्ष्या करना। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। जब शाम को सिंगापुर में 5 से 8 बजे के बीच आचर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स हमें भरना पड़ता है, तकरीबन प्रायः 60 रुपया का भुगतान करना पड़ता है, भरना पड़ता है। 60 रुपया हम भरे तो ही हम आचर रोड पर कार चला सकते हैं। टोल टैक्स हमें देना पड़ता है। टोल टैक्स यानी टैक्स, कर। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? अगर सिंगापुर में जब पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी पार्क की तो उसके लिए टिकट यानी टिकट पंच करते हैं। क्या करते हैं? पंच। लेकिन हम सिंगापुर में कुछ भी नहीं कह सकते, और कहते भी तो क्या कहते? दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जब हम दुबई जाएंगे तो वहाँ रमज़ान के दिनों में, जब रमज़ान चल रहा हो तो उस दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस यानी हिम्मत नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। जब वहाँ जिहाद चल रहा हो तब हम वहाँ बिना सिर को ढके हुए निकलना पड़ता है। सिर को ढके बिना नहीं निकल सकते। यहाँ जिहाद यानी कि यह मुसलमानों का एक मजहबी कर्तव्य है, उसको जिहाद कहा जाता है। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते। हिमाकत यानी मूर्खता। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा यानी 1 लाख से ऊपर 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते। और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप। तो जब वॉशिंगटन में हम गाड़ी चलाते हैं तो पलटकर भी सिपाही से यह नहीं कह सकते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप। इस तरह की पहचान हमें वहाँ काम नहीं आती। और हमारे देश में जब हम इस तरह सिपाही हमको पकड़ते हैं तो हम कहते हैं यह मुझे पहचानता है, यह पहचानता है। इस तरह हम क्या देते हैं? पहचान देते हैं। लेकिन वहाँ कुछ भी, वॉशिंगटन में जब
यहाँ कुछ भी नहीं चलता। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो समुद्र तट है उस पर हम खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? टोक्यो शहर में जब सड़कों पर हम निकलते हैं तो उस पर पान की पीक यानी पिचकारी नहीं लगा सकते। जो हमारे देश में ऐसा करते हैं वहाँ कुछ भी नहीं चलता। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? बोस्टन यानी अमेरिका में जो बोस्टन शहर है उसमें जाली योग्यता प्रमाण पत्र, जो हमारे देश में सब कुछ होता है वहाँ जाली योग्यता प्रमाण पत्र, जाली यानी नकली योग्यता प्रमाण पत्र हम नहीं खरीद सकते। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं और कहते हैं कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके बारे में। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं। हम जब दूसरे देशों में जाते हैं तो उसके यहाँ की जो व्यवस्था है उसके आदर और उसके नियमों का हम पालन करते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। हमारे देश में जो ऐसा नियम और आदर का पालन करना हो तो हम नहीं करते। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं। जब हम भारतीय धरती पर कदम रखते हैं कि सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं। कागज के पुर्जे उछालते हैं। कागज के पुर्जे यानी टुकड़ों, तो कागज के पुर्जे भी जहाँ तहाँ हम फेंक देते हैं। यदि आप पराये देश में प्रसन्नीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? जो आप अगर दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के देशों के नियमों का चुस्ती से पालन करते हैं, तो जो हमारे देश के जो नियम हैं उसका हम पालन नहीं करते और दूसरे देश में हम प्रशंसनीय नागरिक बन सकते हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं बन सकते? हमारे देश में भी हमें प्रशंसनीय नागरिक बनना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, आयुक्त यानी कमिश्नर, हवाले से टाँकी ने, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं। जो अमीर लोग हैं वह महानगर पालिका के कमिश्नर तिनायकर के हवाले से कहता है कि अमीर लोग अपने कुत्ते को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं। जब अमीर लोग कुत्ता पालते हैं और उसको सड़कों पर घुमाने के लिए निकल पड़ते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं बिखेर देते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन को दोष मढ़ते हैं। यहाँ दोष मढ़ना यानी आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना मुहावरा है। दोष मढ़ना यानी आरोप लगाना, उसका अर्थ है आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना। तो अमीर लोग अपने कुत्ते को लेकर सड़कों पर निकल पड़ते हैं और इधर उधर गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं। फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन यानी सरकार को दोष मढ़ते हैं, आरोप लगाते हैं, सरकार पर ही आरोप लगाते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? तो यहाँ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि क्या वे उम्मीद यानी आशा रखते हैं कि जब वह अपने कुत्ते को लेकर बाहर निकलेंगे तब एक अधिकारी झाड़ू लेकर उसके पीछे पीछे चलेगा और उनके कुत्ते को जब हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? ऐसी उम्मीद रखते हैं। राष्ट्रपति
ने मिसाल दी कि राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। राष्ट्रपति मिसाल यानी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अमेरिका और जापान में जब कुत्ते को बाहर लेकर निकलते हैं तो उसकी जो कुत्ता गंदगी करता है वह मालिक को साफ करनी पड़ती है। तो हमारे देश में भी ऐसा कानून होना चाहिए। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं, और हमारे शासन व्यवस्था यानी सरकार की व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए जब वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां वही उलट आते हैं, हमारी सारी जिम्मेदारियां वहां उलट कर आ जाते हैं। जिम्मेदारियां यानी जवाबदारी। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। यहाँ भी मुहावरा आता है, नाज नखरे उठाना, खुशामद करना। नाज नखरे उठाना यानी खुशामद करना मुहावरा है। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज़ उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। हम सोचते हैं कि जब वोट डालने हम जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब हमारा काम, सभी काम कौन करेगी? सरकार करेगी, और जो फर्श पर पड़ा हुआ एक रद्दी कागज़ का टुकड़ा उठाकर भी हम कूड़ेदान में डालने की जहमत नहीं करेंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल यानी उपयोग करना नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। रवैया यानी परिपाटी। तो समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है, परिपाटी है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं। यहाँ गला फाड़ना यानी जोर जोर से बोलना, कि हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। तो जो बड़े लोग हैं वो दहेज के लिए गला फाड़ते हैं, जोर जोर से भाषण करते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे, और वही अपने घर में वह उसका उल्टा करते हैं, वही दहेज लेता है। ऐसा अब्दुल कलाम जी कहते हैं। और वहाँ देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो वहाँ देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। दहेज के लिए गला फाड़ते हैं, वही दहेज लेते हैं, और अगर हम अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दहेज नहीं लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा है, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? जो हमारे देश में चल रही ऐसी व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? और आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। हम तो आसानी से बोल देंगे कि इस व्यवस्था में शामिल है हमारे रहने वाले पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार को हम दोष दे देते हैं। लेकिन मैं और आप कतई नहीं, कोई दिवस नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। जब हमें अच्छा करने की बारी आती है तो हम अपने परिवार को, हमारे परिवार को हम सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षित कवच में रक्षा करने का साधन, कवच यानी रक्षा करने का साधन, उसे क्या बोला जाता है? कवच। तो उसमें घेर लेते हैं, बंदे लेते हैं।
दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। हम सोचते हैं कि कोई ऐसा मिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा। जब ऐसा नहीं होता तो हम क्या करेंगे? देश छोड़कर ही दूसरे देश में चले जाएंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे। हम अपने भय से भागकर कहाँ जाएंगे? अमेरिका जाएंगे। उनके गौरव का गुणगान करेंगे। वहाँ जाकर, अमेरिका में जाकर कहेंगे कि अमेरिका में तो ऐसा है, तैसा है, और वहाँ जाकर उसका गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। जब उसके व्यवस्था की, अमेरिका में जाकर उसके व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। जब न्यूयॉर्क असुरक्षित, वहाँ भी रहने का सुरक्षा नहीं रहेगी, तब हम कहाँ जाएंगे? भागकर इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो कहाँ चले जाएंगे? खाड़ी। खाड़ी यानी अखाती देश। बेरोजगारी यानी बेकार। जब इंग्लैंड में बेकार हो जाएंगे तब खाड़ी यानी अखाती देश में चले जाएंगे। जब अखाती देश में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। जब अखाती देश में भी युद्ध छिड़ जाएगा तो वह लोग भारत सरकार से मांग करेंगे कि हमें यहाँ से बचाकर फिर से भारत देश लाया जाए। ऐसी मांग हम करेंगे। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। हम देश को गाली तो देते हैं, हमारा देश ऐसा है, वैसा है, लेकिन उसको सुधारने का प्रयत्न यानी सकारात्मक योगदान जो हमें देना चाहिए वह हम नहीं देंगे और उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। झकझोरना यानी झकझोरना। तो डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिक के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को हिला देते हैं और कहते हैं कि जिस तरह हम दूसरे देशों को प्रशंसा करते हैं, इसी तरह हमारे देश में हम अपना योगदान देकर हमारे देश को भी दूसरा देश जैसे बनाइए। इसलिए वह झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। वह कहते हैं कि श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हैं। कौन? अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि आप भी श्रेष्ठ नागरिक बने और इस अपील करते हुए कहते हैं कि अगर आप वाकई यानी हकीकत में संदेश से सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को भी ईमेल भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो यहाँ हर्ष को पत्र किसने लिखा? किरण ने लिखा। किसने लिखा? किरण ने लिखा। यहाँ शब्दार्थ है, वह भी आपको लिखने हैं और अभ्यास के जो प्रश्न हैं वह आपको लिखना है। तो हम शब्दार्थ पहले देखते हैं। वाकई, यथार्थ, हकीकत में, रश्क, ईर्ष्या, रवैया, परिपाटी, तकरीबन, प्रायः, लगभग, पुर्जे, मशीन के अंश, मिसाल, उदाहरण, हिमाकत, मूर्खता, बेवकूफ़ी, झकझोरना, झटका देना, झंझोरना। तो यह
शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखने हैं। अब हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो यहाँ पहला प्रश्न है, यह पत्र किसने किसको लिखा। पहला प्रश्न है, यह पत्र किसने किसको लिखा। तो यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा। दूसरा सवाल है, पत्र लिखने वाले का पता क्या है। तो पत्र लिखने वाले का पता मातृसाया ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकाठा, यह उसका पता है। तीसरा प्रश्न है, पत्र में क्या वर्णन किया है। पत्र में क्या वर्णन किया है। तो पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों से क्या कहा है। तो पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। क्या कहा है? प्रणाम। अब प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं लेकिन अपने देश में क्यों नहीं। उसका उत्तर है, हम में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं लेकिन अपने देश में नहीं करते। दूसरा सवाल, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है। हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है। तो उत्तर, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगरपालिका एवं महानगर पालिकाओं की है। तीसरा सवाल, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है। तो उत्तर, हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानून का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है। चौथा सवाल, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है। देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है। देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाइए जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। तो ये 4 सवाल और पहला प्रश्न के 4 और दूसरे प्रश्न के 4 सवाल आपको नोटबुक में लिखना है। अब छठा सवाल जो है पत्र है, यहाँ दिया गया है। यहाँ अपना पता लिखा है, वहाँ आपका पता लिखना है। दिनांक, तो दिनांक लिखना है। प्रश्न नंबर 6 पत्र है, उसको हम देखेंगे। तो पता आपका लिखना है। दिनांक भी लिखना है। संबोधन करना है, अभिवादन करना है। पत्र लिखने का कारण, पत्र का विषय वस्तु, अन्य समाचार, समाप्ति, संबंध और नाम। पत्र के अंत में जब हम लिखते हैं तो वहाँ संबंध और नाम लिखना है। तो इस तरह पत्र लिखना है। तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 अभ्यास के
और सीधे प्रश्न नंबर 6 लिखना है, यानी कि पहला, दूसरा और छठा ही लिखना है अभ्यास में। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वाध्याय का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है। दूसरा प्रश्न, दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है। तो पहला प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख ली। दूसरा प्रश्न, दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है। तीसरा प्रश्न, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है। चौथा प्रश्न, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं। ये जो प्रश्न है वह आपको नोटबुक में लिखने हैं, चारों प्रश्न नोटबुक में लिखने हैं। अब हम आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए पत्र लिखिए। ये प्रश्न नंबर 2 भी आपको नोटबुक में लिखना है। पत्र है वह परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको नोटबुक में लिखना है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। जो निम्नलिखित वाक्य के काल हमें पहचानने हैं। तो पहला वाक्य है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। हमें काल पहचानना है। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, जो भी काल आता है वह वाक्य में से काल पहचानना है। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वर्तमान काल आता है। कौन सा काल आएगा? वर्तमान। मैं कल अंबाजी गया था, तो आएगा पूर्ण भूतकाल। मैं कल अंबाजी गया था, क्रिया हो गई है, यानी कि भूतकाल आएगा। कोई गाना गा रहा है, यानी कि वह अपूर्ण वर्तमान काल आएगा। कौन सा काल आएगा? अपूर्ण वर्तमान। क्रिया पूर्ण हुई नहीं है अभी। यहाँ जो कोई गाना गा रहा है, क्रिया हो रही है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल आएगा। आज ठंड ज़्यादा होगी, यानी कि सामान्य भविष्य काल, यानी भविष्य काल आएगा। आज ठंड ज़्यादा होगी। कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, यानी कि वर्तमान काल। कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं। कौन सा काल आएगा? वर्तमान काल। छठा वाक्य, परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई। भूतकाल। परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई, भूतकाल। अब हम आगे प्रश्न नंबर 4, काल परिवर्तन कीजिए। मैं बाजार में गया, भविष्यकाल। मैं बाजार जाऊंगा। मंदिर में पूजा होगी, उसका भूतकाल वाक्य बनाना है, काल परिवर्तन करना है। तो मंदिर में पूजा होगी, चले, मंदिर में पूजा होगी, भूतकाल बनाना है। मंदिर में पूजा हुई। तीसरा वाक्य, शिमला में हिमवर्षा हुई, भविष्यकाल बनाना है। तो शिमला में हिमवर्षा होगी। चौथा वाक्य, मैंने पढ़ाई की, वर्तमान काल बनाना है। कौन सा वाक्य बनाना है? वर्तमान काल। तो मैं पढ़ाई करता हूँ, कौन सा वाक्य आएगा? मैं पढ़ाई करता हूँ। अब जो भाषा सत्ता है वह हम बाद में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।